ये है हमारे पास बिजनेस का एक चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर एक डायलॉग सुना होगा, अगर आप लोग जानते होंगे इस डायलॉग को, आपने अक्सर सुना होगा एडवर्टीजमेंट के अंदर, जागो ग्राहक जागो। नहीं सुना आप लोगों ने? हमारे टाइम में इसका एक गाना बनता था, जागो ग्राहक जागो। सुनो ध्यान सुनो, मैं बता दूं इसके बारे में, सुना ध्यान से, हम उस जमाने से बिलोंग करते हैं। तो बात करते हैं कंज्यूमर का मतलब होता क्या है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब पहले बताऊं मैं आपको को होता क्या है, समझना, या हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि उपभोक्ता संरक्षण। मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता को बचाना। अब उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता हर वह व्यक्ति है जो वस्तु या सेवाओं को खरीदे और उसके बदले में या कुछ दे, पेमेंट या फिर पेमेंट करने का वचन दे। समझ चीज, एवरी पर्सन हु बाइज गुड्स और क्लेम सर्विसेज एंड उसको क्या करेगा, उसके बदले पेमेंट करेगा या प्रॉमिस करेगा टू पे। समझ भाई। अब अगर हम बात करेंगे तो मैं एक बार आपको ये बात बताना चाहूंगा, जैसे कि हमने बात की ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो आपको बता दूं कि हमारा 2019 से पहले तक जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चलता था, उसका नाम होता था क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे कब 8 जुलाई 2019 में एक नया एक्ट के द्वारा अमेंडमेंट करके, संशोधित करके एक नए तरीके से पेश किया गया। थे कौन वो? तो ये जो बिल था वो लोकसभा में पास होता है किसके द्वारा, उस समय के कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर रामविलास पासवान जी के द्वारा। इस नए एक्ट में कुछ नई चीजों का प्रावधान किया गया था, और हम जब चैप्टर खत्म करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और अभी के एक्ट में दोनों में क्या अंतर है। बट अभी आपको ये समझ के चलना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत वो डेफिनेशन आई थी जो हमने पढ़ा कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तु सेवाओं को खरीदेगा और उसके बदले कुछ भुगतान करने का वचन देता है। तो अगर हम बात करते, देखो समझना ध्यान से। अच्छा, आप सबको एक बात पता होगा कि दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है आपका ओपन मार्केट, एक होता है क्लोज्ड मार्केट, खुला बाजार, बंद बाजार। तो बंद बाजार में तो क्या होता है, बंद बाजार में मेनली बाहर की कंपनियों को आने नहीं दिया जाता, और उस समय ना कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होते। ठीक है, तो कंज्यूमर उस समय राजा नहीं बनता मार्केट का। बट जब मार्केट खुल जाता है, बाहर की कंपनियां भी आने लग जाती हैं और बहुत सारी कंपनियां जब कंज्यूमर के सामने हो जाती है ना, तो उस समय जो कंज्यूमर है वो मार्केट का राजा बन जाता है। ठीक है, अब मतलब जब मार्केट बंद होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जिसमें बाहर की कंपनियों को आने नहीं दिया जाता, यानी जब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन नहीं होता ना, तो केवल घरेलू कंपनी 5-6 गिनी चुनी कंपनियां होती हैं। उस समय जनता के पास ना ऑप्शन नहीं होते। अब ऑप्शन नहीं है तो भाई जो है उस चीज से काम चलाना पड़ेगा। उस समय जो कंज्यूमर है वो किंग नहीं है मार्केट का। बट जैसे ही मार्केट खुल जाता है, ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, बहुत सारी कंपनियां आने लग जाती हैं, जिसके बाद क्या होता है, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन हो जाते हैं, चल तेरे से नहीं ले रहा, मैं इस्तेमाल खरीदूंगा। अब जो है कंज्यूमर जो है किंग बन गया, राजा बन गया। ठीक है भाई। फिर अगर हम बात करेंगे, देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर ना ये कुछ वर्ड है। पहले के टाइम में अप्रोच कैसा होता था, तो पहले के टाइम पे अप्रोच था हमारे पास कौन सा, कन्वीट एम्प्ट। इसका मतलब है कि भाई लेट द बायर बिवेयर, कि भाई उपभोक्ताओं को, क्रेता को सावधान करो। ठीक है, बट अब इस चीज को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है इतना ज्यादा एक्ट, कानून बन चुके हैं कि पहले जो कॉन्वेट एम्प्टर था, अब वो क्या बन गया है, कॉन्वेट वेंडिटर, यानी कि वेंडिटर ना, कोवेट वेंडिटर। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाता है, लेट द सेलर बिवेयर, कि भाई विक्रेताओं सतर्क रहो। ठीक है, पहले था बायर को और अब हो गया आपका सेलर को सतर्क रहना। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करेंगे तो आगे क्या बताया जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब देखो बात करते हैं क्या, द मेजर फीचर ऑफ कंज्यूमर एक्ट, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कुछ मेजर जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो पहला, ये प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को बहुत सारे अधिकार और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको सौंपता है। ठीक है भाई,
ये उपभोक्ताओं को कई सारे अधिकार व दायित्व सौंपता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये उपभोक्ताओं को उनके साथ होने वाली साजिशों से, फ्रॉड से, ठीक है, बचाता है। तीसरा, ये कंज्यूमर को ऑप्शन देता है उनकी क्षतिपूर्ति के भुगतान का, ठीक है। जैसे 3 ऑप्शन होते हैं उनके पास, कहां कहां जाना है, इन सब के बारे में हम डीप में बात करेंगे। जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पे कहां जाना है, सबके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो मेजर प्रोविजन है, प्रावधान है, वो ये हमारे पास कि भाई पहला, ये उपभोक्ताओं को अधिकार देगा, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को कुछ दायित्व सौंपता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही अगर हम बात करें तो ये उनके साथ होने वाले नाइंसाफियों को रोकता है। और तीसरा, ये उनके खिलाफ या उनको न्याय पाने के लिए 3 रास्ते सुझा देता है। यहां 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 कहां जाना है बताएंगे आगे। आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देखो उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत क्यों है, ठीक है, या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्ट करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि भाई उपभोक्ता जो है ना, वो क्या है, उपभोक्ता जो है भाई उसको हमेशा से इग्नोर किया जाता है मार्केट के अंदर। उपभोक्ता जो है ना, उसको हमेशा से क्या समझा जाता है, अरे ये इसको ये भोला है, इसको लूट लो, ठीक है। तो भाई कोई भी उपभोक्ता, कोई भी कंज्यूमर ठगा ना जाए ना, तो इसलिए उसे ठगने से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्ट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उपभोक्ता जो है ना, वो क्या है, वो अनऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज समझते हो, भारत जैसे देश के अंदर ना उपभोक्ता जो है भाई वो अलग अलग होते हैं। मान के चलो बिट्टू जो है वो गया लाल किला से एक जैकेट खरीद कर लेकर आया, ठीक है। अब मान के चलो घर आके घर पे वहां तो उसने पे कर दिया 500 रुपए, घर आकर देखता है तो उस जैकेट के पीछे लाल किला बना हुआ है, मतलब लाल रंग का पूरा पेंट हो रखा है उसके पीछे। वो बंदे ने पहन करके पेंट किया होगा तो उसी घर का, मतलब समझ रहे हो उसमें क्या हो रहा है, बेकार हो रखा है, समझ रहे मतलब क्या है, उस जैकेट में मतलब पेंट के दाग लगे हैं, धब्बे लगे हुए हैं, ठीक है। तो समझा चीज भाई। तो अब यहां से हुआ क्या, यहां पर तो आपने देखा, अब ये जब कल को वहां जाएगा वापस, ठीक है, तो इसकी कोई बात मानेगा नहीं, क्योंकि फुटपाथ से उठा के ले आया है। और ऐसे में समझना ध्यान से, ऐसे में क्या है, तो क्योंकि कंज्यूमर ऐसी बात क्यों नहीं मानी जाएगी इसको, क्योंकि ये भाई अकेला है, ये असंगठित है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्ट इसलिए भी जरूरी है ताकि क्या हो सके, कंज्यूमर ऑर्गेनाइज हो सके, इनके लिए कुछ एनजीओ बनाए जा सके जो इनके लिए इनको काम करे, इनको जागरूक करे कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्या गलत है, ठीक है। तीसरा, और एक और चीज होता है हमारे पास, वो साथ ही कंज्यूमर का प्रोटेक्ट होना इसलिए भी जरूरी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा इसलिए भी जरूरी है कि भाई उपभोक्ताओं के साथ जो इतने सारे एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, इतने सारे उनके साथ शोषण किया जाता है, उन सब से उनको बचाया जा सके। तो पहली बात, कंज्यूमर जो है हमारे पास वो क्या है, वो आपका अलोन है, वो आपका इग्नोर किया जा रहा है, उसको अनदेखा किया जाता है, भोला है, उसको इन मार्केट के दाव पेचों से सही बचाने के लिए। दूसरा, जो कंज्यूमर है अनऑर्गेनाइज है, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए। और तीसरा जो होता है हमारे पास वो इसलिए कि कंज्यूमर के साथ होने वाले शोषण से उनको बचाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन से उनको दूर करने के लिए। अब वहीं अगर हम बात करें तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, तो कंपनी के नजरिए से भी ना कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, लंबे समय तक लाभ कमाने के लिए। अब मान के चलो कंपनी ने एक बंदे को ठग दिया, अब उसको ठग दिया तो ठगने के बाद क्या वो बंदा अपने 5-6 बंदों को और लेकर आएगा कि भाई तू भी सामान खरीद इसके यहां से, नहीं खरीदेगा। तो ऐसे क्या होगा कि कंपनी जो है वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, 500-1000 रुपए कमा लेगी, क्या ही फायदा होगा, कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो वही कह रहा है हमारे पास, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंपनी के लिए भी जरूरी है ताकि वो क्या कर सके, वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस को कहां रहना है, उसी सोसाइटी में तो रहना हमेशा। बिजनेस जो होते हुए वो समाज के संसाधनों का इस्तेमाल करती है, समाज पे ही रहती है। अब मान के लोग ठगी जाए, बार बार ये यही काम करेगी, गंदे गंदे चीज खिलाएगी कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को, उल्टे सीधे चीजें बेचेगी, तो क्या किया जाएगा, यहां से उसको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, या तो इसको कह दिया जाएगा कि भाई अपना बोरिया बिस्तर बना दो, यहां से हटाओ। तो वो क्या उस समाज में रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो यही चीज है। तीसरा क्या है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना कंपनियों के लिए, बिजनेस के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फॉर फुलफिलिंग द, क्योंकि ये उनकी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये उनका एक सामाजिक दायित्व है कि भाई कंज्यूमर को क्या करना, कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना इन अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है।
तीसरा, अगर कोई भी एडल्ट्रेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। एडल्ट्रेशन मतलब होता है कि कोई भी मिश्रण, मिलावट नहीं होना चाहिए। चौथा, कंपनी के लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना एक तरह से उनका मोरल जस्टिफिकेशन भी है। एक नैतिकता भी तो यही कहती है ना, मोरल वैल्यू भी तो यही कहती है कि भाई किसी को ठगो नहीं, भाई वो पैसा कमा कर ला रहा है तो बहुत मेहनत से लेकर आ रहा है, उसको ठगो नहीं। फिर चौथा, बाय अवॉइडिंग द गवर्नमेंट इंटरवेंशन या फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर। हमें पता है कि अगर कंपनी जो है कंपनी अगर ऐसे काम करती है जिसमें धोखाधड़ी है, तो सरकार उस पर अगर एक बार सरकार का पंजा पड़ गया ना, तो समझ लो हर बार पड़ता ही रहेगा। भले वो काम सही करता रहेगा, फिर भी सरकार उसको कहेगी भाई चेक कराओ। अब चेक कराने में समय अलग खर्चा आएगा, पैकेट खुलवाए जाएंगे दोबारा से, कॉस्ट तो बढ़ेगी ना बढ़ेगी। तो कहना कि सरकार के दाव पेचों से बचने के लिए भी सरकार कंज्यूमर को, कंपनी को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, या एक उसको उसके प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। छठा, फॉर क्रिएटिंग मोर कंज्यूमर एज वेल। साथ ही साथ कंपनी अगर चाहती है कि एक कस्टमर से और ज्यादा कस्टमर आए, तो भाई उनको ठगो नहीं। ठीक है, समझ आया चीज भाई? तो ये था हमारे पास क्या कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, कंज्यूमर राइट्स के बारे में, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में। देखो, उपभोक्ताओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो उपभोक्ता का पहला अधिकार क्या है, राइट टू सेफ्टी। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ना उपभोक्ताओं को कई सारे अधिकार दे रखे हैं। जिसमें पहला अधिकार होता है राइट टू सेफ्टी का अधिकार, यानी सुरक्षा का अधिकार। यानी कंज्यूमर को अधिकार है कि भाई वो अपने जो सामान लेकर जा रहे हैं ना, वो सामान ऐसा हो जो उसको नुकसान ना पहुंचाए। अब इसके लिए ना क्या होना पड़ेगा कि कंज्यूमर को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे क्वालिटी लेकर जाए या ऐसे प्रोडक्ट लेकर जाए जो क्वालिटी बेस्ड हो, जिसके अंदर ना कुछ मार्क्स हो, जो भी हम बात करेंगे आगे, ये 3। ठीक है, मैं बता देता हूं कौन कौन से। वैसे ये होता है आपका ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट वाला मार्क। ये बेसिकली बिजली के जो सामान होते हैं ना, उन पे लगाया जाता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे। ठीक है, या जो कंज्यूमर के लिए ऐसे है ना, जो भी आइटम जो उनके लिए कहीं ना हैजार्डस होते हैं, खतरनाक, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित उन चीजों पे। दूसरा होता है हमारे पास, ये है हॉलमार्क कहते हो, इसे क्या कहते हैं आप, हॉलमार्क। अब हॉलमार्क में देखोगे आप, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, हॉलमार्क के नीचे कौन संस्था का नाम होता है, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसे BIS मार्क भी कहते हैं और इसे हम हॉलमार्क भी कहते हैं। और ये किस पे होता है, गोल्ड पर। किस पे होता है, गोल्ड पर। ठीक है भाई, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, और तीसरा होता है आपके पास, ये होता है आपका एग मार्क। एग मतलब होता है AG मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्क। यानी ये उन चीजों पे समान, उन चीजों पे सिंबलाइज करता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है भाई, और भी होते हैं, एक वूल मार्क होता है, 100% वूल को। ठीक है, समझा चीज। एक और होता है आपका एनवायरमेंटल मार्क करके होता है, जो एनवायरमेंटल चीजों को, वो अलग है, FAQ करके FSI। ठीक है, वो अलग है। समझ भाई, ये आपके हो गए। तो यही चीज मैंने बताया कि कंज्यूमर का पहला राइट क्या है कि भाई वो सामान जो लेकर जाए ना, वो सामान सेफ हो। अब ऐसे में कंज्यूमर को भी थोड़ा समझना चाहिए कि वो आमतौर पे ना सस्ते के चक्कर में इन चीजों को इग्नोर ना करें। दूसरा, कंज्यूमर का एक और अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कि भाई पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। मान के चलो कि अगर मैं कोई बुक लेकर गया और इस बुक का पहला ही पन्ना गायब हो, या दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, जिसके अंदर इसका पूरा इंडेक्स होता है, वो गायब हो, तो क्या मुझे पता चलेगा कि बुक किससे रिलेटेड है? मैं फिर सबका चेक करता रहूंगा? ऐसा नहीं होगा ना। यानी कि कंज्यूमर को अधिकार है कि भाई जो प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, वो प्रोडक्ट कहां से आई है, किस कंपनी की है, कौन से ब्रांड की है, क्या है उसके अंदर, क्या बना है, किस चीज से वो बना है। ठीक है, सब कुछ जानने का अधिकार है। तीसरा, राइट टू मेक चॉइस। कंज्यूमर के पास एक अधिकार है कि भाई वो चॉइस करे। ऐसा नहीं है कि दुकान वाला उसको फोर्स करेगा कि भाई यही खरीद, यही खरीद, मां कसम दे रहा हूं यही खरीद, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कंज्यूमर के पास क्या है, राइट है चुनने का। चौथा, राइट टू बी हियर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन। कंज्यूमर के पास एक और राइट होता है, वो होता है सुनवाई का अधिकार। अब मान के चलो मैं एक प्रेशर कुकर ISI मार्क का लेकर गया, आया दुकान से, खराब हो गया भाई, अब मैं जैसे दुकान पर आ भाग यहां से, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट है कि भाई मैं सामान लेकर आया तो तुम सुनोगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं एटलीस्ट। ठीक है, हाँ। और अगर नहीं सुन रहे तो फिर रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को प्रतिनिधि करने का उन्हीं अदालतों में जहां पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा अधिकार है। चौथा क्या, पांचवा अधिकार क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है कंपनसेशन।
कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। जो नुकसान हुआ उस नुकसान को पाने का अधिकार। नुकसान हो सकता है कुछ भी तरीके से मिल जाए आपको वापसी, या तो वस्तु को एक्सचेंज करके, या तो रिपेयर करके, या फिर पूरा पेमेंट हो जाए, या फिर आप उस मार्केट को कहो भाई बाजार से हटाओ क्योंकि नुकसानदायक है, आज ये नुकसान शिकायत लेकर आया है, कल कोई और लेकर आएगा। ठीक है। फिर छठा क्या होता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उसको पूरा हक है यह जानने का कि भाई क्या है, मतलब मेरे अधिकार क्या है, मुझे कौन कौन चीजों में मुझे खतरा है, किसी चीज में खतरा नहीं है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की कि सरकार ना पूरा ऐसा कुछ करे कि जिससे कंज्यूमर जो है एडवर्टाइजमेंट के बहकावे में ना आ जाए। जैसे हम देखते हैं ना म्यूचुअल फंड का ऐड आता है तो फिर भले वो तेजी से बोले बट बोल तो रहे ना। अब उसमें भी मार्केट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, वो किस प्रकार से बेवकूफ बना रहा है, बट उसमें भी कंज्यूमर को अपना अवेयर जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के राइट्स होते हैं, उपभोक्ता के अधिकार। ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये मैंने बता दिया। अब अगला होता है हमारे पास, कंज्यूमर के कुछ राइट्स तो हैं बट राइट से अच्छा कंज्यूमर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ अधिकार हैं और मैं उस अधिकार पे चला गया, मैं सामान लेकर आ गया बिना ऐसे मार्क का और मैंने कहा भाई इससे मेरे घर में 2 बच्चे का सर फट गया, दो पैसा दो, तो वो हमारी सुनवाई नहीं करेगा कोर्ट। कोर्ट फिर कहेगा तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, पहले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तब देखता हूं कि तुम्हारे साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखो, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। कंज्यूमर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यह है कि उसे उसके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, और पता ही नहीं वो उसे उपयोग में लेकर आए। ऐसा नहीं है कि ISI मार्क का सामान लेकर आया, खराब हो गया तो अरे छोड़ कौन जाए भगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। दूसरा, कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कॉशंस कंज्यूमर, यानी कि ग्राहक की सतर्कता होनी चाहिए। कॉशंस कंज्यूमर यानी कि विश्वास सही है बट अंधविश्वास गलत है। मान के चलो हम दुकान में गए, दुकान वाले ने इतनी मीठी मीठी बातें कर दी भाई, 3-4 दही के रसगुल्ले भी हमें खिला दिए, दही भी खिला दिया, मिष्टी दही सब खा लिया हमने। अब उसके बाद वो कहता है बहन जी ये ले जाइए, अरे भाई दुकान तो बहुत अच्छे ले चलते हैं, लेके गए ब्लास्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास सही है बट अंधविश्वास सही नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, मतलब हमने इतने प्यार से बात किया तो हमने एक्सपायरी डेट भी नहीं देखी, चलो छोड़ना, भरोसे वाला आदमी है, हमने उसको कहा भी था कि भैया 2 महीने कम है, अरे 2 महीने से कुछ नहीं होता बहन जी ले जाइए, ऐसा नहीं मानना पड़ेगा। समझ आया चीज। तीसरा, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम क्वालिटी कॉन्शियस रहो, यानी कि तुम गुणवत्ता की परख करो। ऐसा नहीं है कि भाई यार सस्ता मिल रहा है तो चल ले चलते हैं, फिर उसमें अगर तुम सस्ता सामान लेकर गए हो, फट गया कुछ भी हो गया तो तुम जाओगे ना कोर्ट में, तो कोर्ट में अलग से मारेगा, कहेगा भाग यहाँ से, ऐसा क्यों कर रहा है तू। समझ आया चीज भाई। फिर अगला, फोर्थ क्या होता है, इंसिस्ट फॉर बिल। बिल के लिए बोलो भाई। ठीक है, बिल बहुत मस्ट है भाई, अगर बिल नहीं है तो भाई कोई सुनवाई नहीं है तुम्हारी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम्हारा प्रूफ है ना ये। पांचवा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डू नॉट कैरीड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। विज्ञापनों से भ्रमित मत हो जाना। ऐसा नहीं होता कि भाई रेड बुल पी लिया, उड़ गए, छत से कूद गए, अब आएगा पंख, अब आएगा पंख, नहीं आया, ऊपर पहुंच गए हम लोग। तो समझ जी भाई, तो एडवर्टीजमेंट से भ्रमित नहीं होना। समझ जी भाई। 5, छठा, ऐसा नहीं हो कि भाई वो दाग अच्छे हैं तो लपेट के आ गए, खेल के मम्मी से कहो ये लो दाग अच्छे, सर्फ एक्सेल लेकर आ गया, मम्मी अलग दाग दे देंगी हमें। तो समझ आया चीज। छठा पॉइंट क्या है हमारे पास, फीलिंग कंप्लेंट्स फॉर द कंपनसेशन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको कोई नुकसान हुआ ना तो उसके लिए कंप्लेंट करवा के आओ। नहीं करवा रहे हो तो फिर आप तो अपने राइट्स का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ये पूरी की ना ये पूरी की। ठीक है भाई। फिर अगला क्या है हमारे पास, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आपको कंज्यूमर सोसाइटी बनानी चाहिए ताकि आपके साथ जो गलत हो रहा है वो दूसरों के साथ ना हो। ठीक है। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। अब कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर हर चीज का इस्तेमाल करता है, कुरकुरे का पैकेट से बीड़ी सब कुछ। तो आप ना कुछ भी चीज अगर लेकर आ रहे हो ना तो आप एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो आप उसे सही सलामत वापस डस्टबिन में फेंक कर आओ, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 9वां, ऐसा ना हो कि केला खाया पीछे फेंक दिया, बाजू वाले अंकल गिर गए उसके ऊपर। फिर अगला, डिसरिस्पेक्ट ब्लैक मार्केटिंग। अब ऐसा ना हो कि भाई हमने मान के तो जैसी ब्लैक मार्केटिंग की हम बात करें तो आमतौर पे ना सिलेंडर के लिए होता है कि भाई यार हमारा सिलेंडर वाला आ नहीं रहा, अरे भैया दे दीजिए, कितने में दोगे, 900, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग है इसको डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई। और एक और क्या होता है हमारे पास 10वां, बीवेयर अबाउट द गुड्स।
और अब वस्तु के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये वस्तु है किस चीज की, ठीक है सन्यासी भाई। मान के चलो हम वस्तु तो लेकर आ गए, बाद में ढूंढ रहे सी कंपनी कौन सी है, अरे वो वाली कंपनी तो नहीं थी, वाली कंपनी सन्यासी। तो वस्तु के बारे में पता होना चाहिए एक्चुअली में कौन सी कंपनी से बिलोंग करती है, ठीक है। अगला अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा, आगे देखो ध्यान से बंदा, बात करते हैं, देखो सुनो क्या हो रहा है हमारे पास, सब बता रहा हूं भाई। अगला देखो क्या होता है हमारे पास, ये है क्या, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट whom, ठीक कह रहा है हमारे पास। तो देखते हैं कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो भाई एनी कंज्यूमर, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये कहता है कि कोई भी कंज्यूमर कर सकता है। दूसरा, एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी उपभोक्ता समिति, उपभोक्ता संगठन, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हो अंडर दी लॉ। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है, आपके बिहाफ पर, ठीक है। चौथा, वन और मोर कंज्यूमर, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर, वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, एक से ज्यादा भी उपभोक्ता तब कर सकते हैं जब सबको एक ही जैसा नुकसान होने को मिला, ठीक है भाई। पांचवा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, और कंज्यूमर मर गया तो उसका उत्तराधिकारी या उसके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसकी फैमिली से बिलोंग करता हो। छठा, इन द केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग माइनर, कंज्यूमर बच्चा है तो फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसका गार्जियन करेगा। तो सुना है कौन कौन है। तो अब बात करते हैं किसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट करेंगे। तो हम कर सकते हैं इन अ केस ऑफ एनी डिफेक्टिव गुड्स, अगर कोई वस्तु हमारा खराब है ना, डिफेक्टिव है, तो कंप्लेंट कैन बी फिल्ड अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर, सेलर और डीलर। अगर वस्तु हमारी कोई डिफेक्ट आ गई है तो बनाने वाले के खिलाफ, बेचने वाले के खिलाफ या डीलर के खिलाफ, ठीक है भाई। समझ चीज, डिफेक्ट मींस कोई फॉल्ट आ गया हो, इनपरफेक्शन हो, हम कोई इसमें कमी रह गई हो, ठीक है, शॉर्ट कमिंग हो, क्वालिटी में कम रह गई हो, सब कुछ ये वाला। एनी डेफिशिएंसी इन सर्विस, और अगर सर्विस के नाम पे है, आपने सर्विस उठाया तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो कंप्लेंट बेसिकली डीलर, सेलर या फिर कंपनी के खिलाफ या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करेंगे, देखो समझना ध्यान से, कह रहा है हु आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, किसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। तो देखो कंज्यूमर आप किसको नहीं मानोगे, तो हम द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल। अब मैं कंज्यूमर उसको नहीं मानूंगा जिसने माल तो खरीदा, बिस्किट पर उसको दोबारा बेच दिया, वो कंज्यूमर नहीं है ना, ये तो हमें पता है, इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, द पर्सन हु यूज गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, जिसने बिना बायर के परमिशन के उठा के खा लिया, ठीक है, गया दुकान से चोरी करके खा लिया, अब वो चोरी में कंज्यूमर है ना, मारो तुम कुछ भी करो। The person who avail of the service without the approval of the hire, वह व्यक्ति जो बिना सर्विस प्रोवाइडर के ही उसकी सर्विस का लाभ उठाकर आना चाहता हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हम देखते हैं ना, एक मसाज वाली मशीन आती है ना, बैठो आराम से मसाज होता रहेगा पाँव का। वहां पे कोई सर्विस प्रोवाइडर था नहीं, जब लोग वैष्णो माता में जा रहे थे, अगर कोई होगा नहीं वहां पर, तो वो आ गया, वहां जाकर के बैठ गया, जैसे बैठा तो पाँव में लगवा मारने लगा उसको, मतलब करंट, ठीक है भाई। तुम्हारा सर करंट लग गया उसको, अब करंट लगा तो चिपका ही रह गया। लोग आसपास सोच रहे हैं अरे भाई बहुत मजा आ रहा है, मौत आ रहा है, तो हम भी चलते हैं, एक दो चलते हैं उसको छूने के लिए, ठीक है, समझ आया ये चीज। तो बिना सर्विस प्रोवाइडर की मौजूदगी में अगर आप लाभ उठाओगे ना, या फिर मान के चलो वही घोड़े पे बैठ गए, बंदा था नहीं, वो गया था सूसू करने, हम खुद चला रहे हैं उसको, लो भाई जाओ, ठीक है। द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, साथ ही साथ उस व्यक्ति ने जिसने बिना कुछ पे किए हुए ही वस्तु ले लिया हो, वस्तु का ना कोई पेमेंट हुआ हो, ना उसके लिए कोई वचन दिया हो, चलो भाई ले चलते हैं, ठीक है, तो फिर वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मैं एक जो है क्या करता हूं, मैं गुटखा बीड़ी बेचता हूं, ठीक है, मेरा दोस्त आया, भाई बीड़ी ले जाओ, मैंने कहा भाई पैसे, अरे छोड़ना तुम ले जा, बीड़ी पीते ही उसको कुछ भी हो गया, अब वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, ठीक है। पांचवा, द पर्सन हु हायर्स अवेल ऑफ एनी सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, साथ ही साथ वही मैंने कहा, चाहे कोई व्यक्ति सर्विस उठाए या गुड्स उठाए बिना परमिशन के, वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। सुना भाई ये चीज। अब अगला बात करते हैं, क्या हमारे पास रिड्रेसल एजेंसीज, कौन सी ऐसी एजेंसी हैं जो आपको कंपनसेट करती है, आपके नुकसान की भरपाई करती हैं। तो ये कुल मिला के 3 एजेंसीज हैं। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट, जिला, दूसरा होता है स्टेट और तीसरा होता है आपका नेशनल। तो 3 प्रकार की एजेंसी है भाई। डिस्ट्रिक्ट बारे में समझा, तीनों के अंदर आ गया वो 30 दिन। देखो कहता है क्या, जो डिस्ट्रिक्ट वाला कमीशन होता है ना, जो जिला आयोग है,
तो जिला आयोग की बात करें तो इसमें ना एक प्रेसिडेंट होता है, एक अध्यक्ष होगा और 3 अदर मेंबर हैं, पर उन 3 अदर मेंबर में से एक मेंबर का वुमेन होना कंपलसरी है। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो याद है कौन कौन किसको अपॉइंट कर रहा है? जो डिस्ट्रिक्ट वाला है ना, तो इनको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। किसके सजेशन से? तो अपने आपस में मंत्रियों के सजेशन से, किसी कोर्ट वोट के सजेशन से नहीं, ऐसा ही। कंप्लेंट हम यहां पे कितने तक का कर सकते हैं? 1 करोड़ से 1 करोड़ तक या फिर उससे कम तक का। कहां पे? डिस्ट्रिक्ट में, जिला वाले में। क्या अगर हम संतुष्टि नहीं मिलती हमें तो हम क्या करेंगे? 45 दिनों के अंदर हम कहां चले जाएंगे? स्टेट कमीशन के 45 दिनों के अंदर। अब स्टेट कमीशन यहां गए तो यहां की बात करते तो एक प्रेसिडेंट है और आपके पास 4 मेंबर हैं, उसमें से एक महिला होना जरूरी है। ठीक है, वर्किंग। और इसका बंदा मतलब इसमें देखो, अच्छा इसमें आपसे पूछ सकता है कि जो एक प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट वाले के अंदर, वो प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? तो रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत का रिटायर्ड जज। और इस वाले की बात करें तो स्टेट है, हाँ, इसके जो कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना आपका, उसमें जिला जो होता है जिला अदालत का वो। और वही अगर आपसे पूछे कि जो आपका स्टेट कमीशन है, इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनेगा? तो रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट लेवल पे आ गया ना, उच्च न्यायालय का। अपॉइंट किसके द्वारा करा जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बट किसके कहने पर? जो चीफ जस्टिस होगा ना हाई कोर्ट का, जैसे दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली का हाई कोर्ट कौन सा हो गया? 30 हजारी। तो 30 हजारी कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा ना, उसके कहने पर ही अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, उसकी सजेशन से अपॉइंट किया जाएगा। फिर अगला, कंप्लेंट 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का, 10 करोड़ से ऊपर नहीं। और अगर यहां पे भी सुनवाई नहीं मिलती है आपको तो आप 45 दिन के अंदर कहां चले जा सकते हो? राष्ट्रीय आयोग में, नेशनल कमीशन में। ठीक है भाई। और नेशनल कमीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर भी सेम, एक प्रेसिडेंट, 4 अदर, एक महिला होना जरूरी है। जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन हो सकता है? तो वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का। नेशनल है तो सुप्रीम कोर्ट, स्टेट है तो हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ठीक है। और अपॉइंट कौन करेगा इसे? यहां पे करती थी स्टेट गवर्नमेंट यहां पे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। किसकी सजेशन से? तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, उसके अपॉइंटमेंट से, उसकी सलाह से। कंप्लेंट मोर देन 10 करोड़, कैन अपील सुप्रीम। अब अगर नेशनल कमीशन में इसको नहीं मिला ना तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट 30 दिन के अंदर। बट अच्छा, अपील कौन करेगा? वो ना जिसके ऊपर इल्जाम सिद्ध हो गया हो। जिसके ऊपर इल्जाम सिद्ध नहीं हुआ वो कहीं जाएगा। तो जिसके ऊपर अगर इल्जाम सिद्ध हो गया हो ना तो वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। बट यहाँ कंडीशन आती है कि तुम्हें भाई जाना है सुप्रीम कोर्ट, तुम जाओ, पर पहले इस बंदे का 50% का नुकसान पे करो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें इंसाफ दे दिया तो ये 50% वापस कर देगा। नहीं समझे, एक कंडीशन है यहाँ पर। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा उसे। सुनाज भाई आया। अब हम बात करते हैं एक और अगला टॉपिक हमारे पास, कौन सा? रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बताया ना, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, एनजीओज। ठीक है, अगर हम बात बताएं हमारे देश में लगभग 500 से ज्यादा है एनजीओज, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इनके क्या काम होते हैं? तो पहला तो इनका काम यही है भाई, उपभोक्ताओं को क्या करो? एजुकेट करो अबाउट कंज्यूमर राइट्स, उनके अधिकारों के बारे में। दूसरा, पब्लिश करते रहो, रोज नया नया चीज प्रकाशित करते रहो, जैसे जागो, ग्राहक जागो, समथिंग ऐसा कुछ। फिर अगला, इनकरेज करो कंज्यूमर को कि भाई चलो, सामने वाली कंपनी ने कुछ घोटाला किया है, आओ धरना देते हैं। अब अकेला बंदा धरना देने तो नहीं आएगा, तो उनको इनकरेज करना कि गलत हुआ है तो ये मत समझो कि तुम्हारे साथ नहीं हुआ, सब चलो धरना दो। ठीक है, प्रोटेस्ट करो। फिर चौथा हो जाएगा फिलिंग कंप्लेंट। अगर कंज्यूमर नहीं कर पा रहा ना, अपना केस नहीं लड़ पा रहा, तो तुम उनके अगेंस्ट केस कर सकते हो। ठीक है। फिर पांचवा, उनके साथ, उनके बिहाफ पर आप केस कर सकते हो। पांचवा पॉइंट क्या है? मोटिवेट करना पीपल को अबाउट आईएसआई मार्क क्या होता है, एग मार्क क्या होता है, इनकी कितनी, ये जो स्टैंडर्ड्स है ये कितनी जरूरी है हमारे लिए, कोई खामा खा की चीज नहीं बनी हुई, स्टिकर नहीं छाप दिया। ठीक है। अगला जो एक और चीज है वो क्या है? कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग, और कई बार टेस्ट भी कराओ इन प्रोडक्ट्स का, इन सामानों का टेस्ट कराओ, जांच कराओ जा करके। ठीक है, जिसपे भी आपको संदेह होता है। ठीक है। अगला अगर हम बात करें, देखो वही मैंने बताया था, लास्ट आपका टॉपिक होगा क्या, और यही सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, लास्ट टॉपिक है, कह रहा है क्या हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 में क्या अंतर है। देखो, पहला इसके अंदर होते थे आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम में कहां तक का केस होता था? 20 लाख। अब कहां तक का होता है आपका? 1 करोड़ तक का, 1 करोड़ तक का। उसमें नेशनल स्टेट कमीशन में कहां तक का था? 20 लाख से 1 करोड़। अब यहां पर चला गया 1 करोड़ से 10 करोड़। ठीक है। नेशनल वाले में वहां पे कहां तक का जाता था? 1 करोड़ तक का। अब यहां पे 10 करोड़ से ज्यादा। ठीक है। एमआरपी या परचेज प्राइस, अर्लियर एमआरपी वाज अ क्राइटेरिया टू डिसाइड जुडिशन। पहले क्या होता था कि एमआरपी भी देखा जाता था
कि भाई जो एमआरपी है उस रेट पे हम तुम्हारा बताएंगे कि तुम्हारा मुकदमा किस प्रकार से है। मतलब जो आमतौर पे न्याय होता था ना, एमआरपी के बेस पे होता था। बट अब क्या किया गया है, नाउ डिस्काउंट जो भी एक्चुअल दिया गया था, एमआरपी नहीं, जो एक्चुअल में बात की गई होगी। पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि मान के चलो मैं एक बुक लेकर आया, इस बुक का कीमत था मान के चलो 100 रुपए, ठीक है, बट बंदे मुझे डिस्काउंट दे देता 80 रुपए, ठीक है। अब मैंने उस बंदे के खिलाफ केस कर दिया तो मुझे पूरा 100 रुपए का भुगतान करेगा अगर वो सही में गिल्टी पाया गया तो, ठीक है। हाँ, और बट आज के टाइम में क्या है, एक्चुअल प्राइस, जिस पे एक्चुअल में सौदा हुआ है ना, उस एक्चुअल प्राइस को दिया जाता है, कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, अर्लियर नो सच प्रोविजन वाज देयर, रेगुलेटर का नियामक के तौर पे, मतलब इसको कंट्रोल करना है। मान के चलो एक बंदा सिद्ध हो गया ना, तो अब ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट को हटा दिया जाएगा मार्केट में। मतलब ज्यादा तौर पे ना पहले के टाइम में ना जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो ज्यादा रेगुलेटर नहीं था, मतलब उसके अंदर उतनी ज्यादा पावर नहीं आती थी, ठीक है। बट अब इसे कहीं ना कहीं मोर पावरफुल बना दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अधिकार प्रदान किए हैं, ज्यादा अथॉरिटीज को प्रदान किए, पहले उतने अथॉरिटीज को नहीं मिलते थे। फिर अगला, अर्लियर नथिंग वाज मेंशन्ड अबाउट ई कॉमर्स। मैंने बताया था ना पहले ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं था, बट अब ई कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ मेंशन किया गया है। फिर अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशन, जो अगर कुछ भी गलत लिखा पड़ी होती है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, जो कुछ अलग गलत शर्तें होती हैं, उन सब के बारे में पहले ना उस एक्ट में कुछ भी बातें नहीं की गई थी कि अगर भाई कहीं पर टर्म्स एंड कंडीशन इतनी छोटी छोटी लिखी हो तो उसके बारे में क्या किया जाए, तो उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था पहले। बस ये कह जाता था लिखा तो है ना, तुमने देखा क्यों नहीं, मतलब पहले। हाँ, बट अब जो है इसके बारे में भी कुछ अलग से प्रोविजन दे दिया गया है। नाउ द ऑल प्रोविजन एप्लीकेबल ऑन द डायरेक्ट सेलर के ऊपर लगेगा, ठीक है भाई, साहब भाई आया। अब अगर हम बात कर, मतलब हमारे पास अंडर नाउ, अब जो स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन हैज पावर टू डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड। अगर मतलब पूरा अगर मान के चलो, अब जो अगर आपके पास जो भी टर्म्स एंड कंडीशन था अगर वो सही नहीं है ना, तो उसके बारे में अब यहाँ पर क्या किया गया था, इंटरफेयर की जा रही है। फिर अगला अगर बात करें अथॉरिटी के बारे में, अधिकार के बारे में, तो इन प्रीवियस एक्ट देयर वाज 3 अथॉरिटी होते थे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। बट अब डिस्ट्रिक्ट फोरम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कर दिया गया है, ठीक है, स्टेट कमीशन कर दिया है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। नेशनल कमीशन का भी नाम चेंज कर दिया गया, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है भाई। तो नाम चेंज हुए, एक तो आपके डिस्ट्रिक्ट के और एक नेशनल वाले के, ठीक है। फिर पहले बारे में बात करें अगर हम, इन प्रीवियस एक्ट इट वाज 1 प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होते थे, बट अब देखोगे आप तो अधिकतर जो है 1 तो है और ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, कहां पर, स्टेट कमीशन के अंदर ना। बट पहले के टाइम में क्या था, 1 प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होंगे। तो इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर था वो यहां पर समाप्त हो जाता है, ठीक है भाई।